प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 9 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमें इतिहास के अध्ययन के लिए जो सूचनाएं मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? अभिलेखों से, सिक्कों से और भवन निर्माण कला से हम बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास की तारीख अर्थात एकवचन में कहते हैं, तवारीख हम उसको बहुवचन में कहते हैं। ठीक है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा और फारसी में लिखे गए थे, अर्थात इनसे भी हमें बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं, तारीख और तवारीख से। यदि ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तारीख के जो लेखक हैं, तवारीख के जो लेखक हैं, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो तवारीख के लेखक होते थे वो काफ़ी सुशिक्षित होते थे और वे जो भी घटनाओं का वर्णन करते थे उसमें शासकों को जो है प्रशासन संबंधी सलाह देते थे, अर्थात शासकों को भी शासन कैसे चलाना है उसकी सलाह देते थे। ये तवारीख के लेखक, सचिव वगैरह जो थे, वो न्याय संगत शासन के महत्व पर भी ये बल देते थे कि शासन जो है अच्छा होना चाहिए ताकि प्रजा खुश रहे। और जो तवारीख थे वो क्या करते थे? तवारीख के लेखक नगरों में ही विशेषकर रहते थे, गांव में बहुत कम आते जाते थे, गांव के लोगों से उनका नाता कम होता था। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में ही लिखा करते थे, अर्थात जो भी लिखते थे वो इनाम और इकराम की आशा में ही लिखते थे। ये जो लेखक थे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार कि आपके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में, लिंग भेद पर आधारित अर्थात कोई लिंग भेद पर आधारित व्यवस्था समाज में नहीं होनी चाहिए, आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे हमेशा कि एक जो समाज जो आपका हो एक आदर्श समाज हो जिसमें सभी लोगों को सम्मान मिले। और अक्सर लोग उनके विचारों से क्या नहीं होते थे? सहमत नहीं होते थे। किन के विचारों से? तवारीख के विचारों से। अब एक सारणी दी गई है जहाँ पे दिल्ली के जो शासक हैं उनके बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सारणी को याद करना है, अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तोमर से लेकर के जो है बहलोल लोधी तक की जो है सूची दी गई है दिल्ली के शासकों की। और अब हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या है कि सबसे पहले जो है तोमर राजपूतों के काल में, अर्थात जो तोमर राजपूतों का जो काल आया 1165 में, दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 1165 में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों अर्थात जो चौहान थे उनको चाहमान के नाम से भी जानते हैं, ने इनको परास्त किया। अर्थात 12वीं शताब्दी के मध्य में जो तोमरों को जो है अजमेर के जो चौहान थे वो अजमेर के चौहान उनको परास्त कर देते हैं, अर्थात चौहानों ने परास्त कर दिया किनको? तोमरों को। तोमरों और चौहानों के काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अर्थात जो तोमर और चौहान के जो शासनकाल थे उसमें ही दिल्ली जो व्यापार, वाणिज्य मतलब व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना। इससे पहले शायद नहीं रहा होगा। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे। ठीक है, जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। यहाँ पर जो देहलीवाल जो कहते हैं वे सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में भी थे उस समय में। कब? 1165 के आसपास। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सारणी को अच्छी तरह से लिखना है अपनी नोटबुक में और याद भी करना है। आइए अब हम इसके अभ्यास के बारे में समझते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत और सामग्री की सहायता कर सकते हैं? इतिहास के अध्ययन में कौन कौन से स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है? तो प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट तैयार कर दी गई है और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और आपको आपके कार्यपत्रक नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? तो जैसे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से हम काफ़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 2, त्वारिख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। जो त्वारिख है, त्वारिख के अध्ययन से हम दिल्ली सल्तनत की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो त्वारिख है उनका अध्ययन करके, और जो सुल्तानों के शासनकाल और प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए, अर्थात जो त्वारिखों ने लिखा है उसमें प्रशासन की भाषा फारसी होती थी, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके अध्ययन से? त्वारिख के अध्ययन से। प्रश्न नंबर 3, त्वारिख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। जो सीमा होता है लिमिटेशन, उनकी सीमाएं कहाँ तक थी, लिमिट कहाँ तक थी। तो जो त्वारिख के लेखक थे वो नगरों में ही रहते थे, गाँव में उनका आना जाना बहुत कम होता था। ये लेखक अक्सर जो है शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, अर्थात इनका यही तक कार्य था। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 के बारे में हमें जो है पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है कुतुब मीनार के बारे में है। तो कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसमें इसकी जो 3 मंजिलों का निर्माण है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इसके आधार का निर्माण करवाया था। इसकी 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो कुतुब मीनार है दिल्ली के महरौली में स्थित है। ऊंचाई इसकी 72.5 मीटर है, और कुतुब मीनार को विश्व धरोहर की ख्याति प्राप्त है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।